बाढ़ में गरीब जेठानी को बचाने आई अमीर देवरानी। सुबह के समय शहर के एक बंगले के बड़े से ड्राइंग रूम में रवीना हाथ में चांदी की ट्रे लिए सुंदर से कपों में गर्म चाय लेकर दाखिल होती है। माँ जी, सुबह सुबह इस खिड़की के पास इस तरह उदास होकर क्यों खड़ी है? बाहर आसमान में घिरते इन काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनहोनी के आने का संकेत हो। अरे माँ जी, आप भी ना, आइए गर्म चाय पीजिए, शायद मन थोड़ा हल्का हो जाए। हाला, मुझे दे। अच्छा माँ जी, तो बताइए ना, किस बात की इतनी चिंता है आपको? बेटा रवीना, मैं कल रात से एक पल भी नहीं सो पाई हूँ। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। वो नदी के निचले इलाके में पीछे की तरफ राम खिलाड़ी का वो कच्चा मिट्टी का मकान है। वहाँ तो जरा सी फुहार भी पड़ती है तो छप्पर से टप टप पानी टपकने लगता है। माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। हम कितनी बार कह चुके हैं कि जेठ जी और दीदी को भी इसी घर में बुला लीजिए, सब साथ रहेंगे। आखिर ये इतना बड़ा बंगला उनका भी तो है, पर आपके बड़े बेटे हैं कि अकड़ के आगे हमारी सुनते ही नहीं। तभी उत्तम और सोरन हॉल में दिखाई देते हैं। बहू, राम खिलाड़ी स्वाभिमान का बहुत पक्का है। वो किसी के आगे हाथ फैलाना या मुफ्त की रोटी तोड़ना अपनी तौहीन समझता है। चाहे खुद कितने भी तकलीफ में रहे, लेकिन अपने आत्म सम्मान का सौदा नहीं करेगा। पापा जी, स्वाभिमान अपनी जगह है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी तो देखना होगा ना। दिया और निया उस पिछड़े इलाके में खस्ताहाल स्कूल में पढ़ रही हैं, जहां ना ठीक से पढ़ाई होती है ना छत सुरक्षित है, और यहाँ हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं। ये फर्क देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो उत्तम, ऐसे बैठने से बात नहीं बनेगी। आज ही चलते हैं उनके पास। नहीं माँ जी, पापा जी नहीं, आप रहने दीजिए। मैं और उत्तम जाएंगे और खुद उन्हें समझाएंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल बने। हाँ हाँ, और कुछ पैसे लेकर चलेंगे ताकि ढंग का पक्का घर और बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा सके। हाँ, अगर तुम दोनों खुद जाकर प्यार से समझाओगे तो शायद उसका कठोर दिल पिघल जाए और वो मान जाए। उसी दोपहर उत्तम और रवीना अपनी चमचमाती लग्जरी कार में गांव की तंग कीचड़ से भरी पगडंडियों को पार करते हुए नदी किनारे राम खिलाड़ी के कच्चे घर के आंगन में पहुंचते हैं। बारिश की हल्की बूंदों के बीच आंगन धुएं से भरी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। वहीं दोनों मासूम बच्चियां फटे पुराने किताबों को गोद में लिए पढ़ाई कर रही थीं। तभी दिया रवीना और उत्तम को देखते ही, मम्मी देखो, चाची जी और चाचा जी आए हैं। हाँ, कितनी बड़ी और सुंदर गाड़ी में आए हैं। चाची जी, आप हमारे लिए क्या क्या लाई हो? मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारे लिए ढेर सारे सुंदर खिलौने, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और नए नए रेशमी कपड़े लाई हूँ। अरे रवीना, उत्तम, तुम दोनों अचानक कैसे? आओ आओ, अंदर बैठो, मैं चाय चढ़ाती हूँ। हाँ हाँ, आओ उत्तम, बैठो भाई। आज इस छोटे भाई को अपने बड़े भाई की याद कैसे आ गई? भैया, याद तो हर पल आती है, पर आज हम एक बहुत ही जरूरी काम से आए। अब हम आपको और भाभी को इस टपकते कच्चे मकान और तंगहाली में और ज्यादा नहीं देख सकते। हाँ जेठ जी, ये देखिए, हम आपके लिए ये पैसे लाए हैं। आप बिना किसी संकोच के इन पैसों से अपना ये कच्चा घर पक्का बनवा लीजिए और दोनों बच्चियों का दाखिला शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवा दीजिए। ये क्या कह रही हो रवीना बहू? पैसे? नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। भैया, आप हमेशा की तरह इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूँ? एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की थोड़ी सी मदद कर रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? उत्तम, तू मेरा सगा छोटा भाई है और तेरा प्यार मेरे सिर आंखों पर है। लेकिन सुन, मैं अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से ही अपना घर बनाऊंगा और अपने बच्चों का पेट पालूंगा। मैं किसी के दिए दान या एहसान से अपने स्वाभिमान को नीचा नहीं होने दे सकता। जेठ जी, अपनों का दिया प्यार कभी दान या एहसान नहीं होता। आप अपनी जिद में इन मासूम बच्चियों के आने वाले कल के बारे में तो सोचिए। अगर आज मैंने तुमसे ये पैसे ले लिए तो कल को मेरे बच्चे बड़े होकर किसी के सामने सिर उठाकर नहीं जिएंगे। लोग ताना मारेंगे कि इनके बाप ने इन्हें दूसरों के टुकड़ों पर पाला है। मैं अपने बच्चों की नजरों में कभी गिरा हुआ बाप नहीं बनना चाहता। रवीना, उत्तम, तुम दोनों की नीयत बहुत साफ और अच्छी है। हम तुम्हारे इस निस्वार्थ प्यार की दिल से कदर करते हैं, लेकिन तुम्हारे जेठ जी के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंचेगी अगर तुम ज्यादा जिद करोगे। अरे, तुम दोनों का प्यार और साथ ही काफी है, पर मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेहनत करके अपने परिवार की नैया पार लगा सकूं। अगर कभी जीवन में वाकई ऐसी कोई बड़ी मुसीबत आई जहां मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगा तो वादा करता हूं
सबसे पहले दौड़कर अपने उत्तम के पास ही आऊंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, पर इतना याद रखिएगा कि आपका ये छोटा भाई हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा है। उत्तम और रवीना दुखी मन से वहां से निकलकर वापस शहर में अपने बंगले लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ती जाती है। एक तरफ बच्चियों के स्कूल की फीस का दबाव, तो दूसरी तरफ घर का खर्च। इन सब से परेशान होकर छवि एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेती है। किसी के सामने मैं अपने पति का स्वाभिमान तो टूटने नहीं दे सकती, लेकिन बच्चों की भूख और पढ़ाई कैसे रोकूं? मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचकर बिना राम खिलाड़ी को बताए छवि चुपचाप सुबह सुबह निकलकर आसपास की बड़ी कोठियों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम शुरू कर देती है। लेकिन पड़ोस की औरतें उसे ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे छवि, जरा सुन तो। सुना है तेरा सगा देवर शहर की पॉश कॉलोनी में बड़े बंगले में रहता है, चमचमाती गाड़ियों में घूमता है, और तू यहाँ हमारे घरों में जूते बर्तन घिस रही है। अपने अमीर देवर देवरानी से 2-4 हजार रुपए मांगने में तेरी क्या शान घट जाती। अरे शर्मिला बहन, तुम भी क्या बात करती हो? आज के जमाने में अमीर रिश्तेदार मुफ्त में फुटी कौड़ी भी नहीं देते। देवरानी शहर में मखमली गद्दों पर आराम कर रही है और बेचारी जेठानियां दूसरों के घर पोछा लगा लगा कर अपनी कमर तोड़वा रही है। शर्मिला चाची, ईमानदारी की मेहनत की रोटी खाने में कोई शर्म या बेइज्जती नहीं होती। मेरे पति स्वाभिमानी है और मैं अपनी मेहनत से उनके सिर को हमेशा ऊंचा रखूंगी, कभी झुकने नहीं दूंगी। और जा बहुत देखा तेरा स्वाभिमान। हाँ भाई, ऐसे स्वाभिमान का क्या फायदा जब दोनों रोटी को मोहताज हो। हे ईश्वर, तू तो सब जानता है कि मैं अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा और अपनी मासूम बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही हूँ। मुझे किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। छवि उन दोनों के तानों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप काम करती रहती है। और फिर कुछ हफ्तों बाद शहर के बंगले में रह रही सास संध्या को तेज बुखार आ जाता है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं खबर मिलते ही छवि रवीना के घर अपनी सास का हाल चाल पूछने पहुंची, जहां उसे देखकर, दीदी आप इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? और हे भगवान, ये आपके हाथों में इतने बड़े बड़े छाले और जख्म कैसे पड़े हुए हैं? क्या करूं रवीना, घर के हालात बहुत बुरे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर का राशन चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए आस पड़ोस के कुछ घरों में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। दीदी आपसे कितनी बार कहा है कि भैया को समझाकर हमसे मदद ले लीजिए। अपनों के होते हुए आप बाहर वालों के जूठे बर्तन मांज रही हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे नहीं रवीना, तुम अपने दिल को छोटा मत करो। थोड़ा कठिन समय है, हंसते हंसते निकल जाएगा। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं होती, बस लोग थोड़ा बहुत ताना मार देते हैं। दीदी मैं आपको दूसरों की बातें और जिल्लत नहीं सहने दूंगी। बाहर वालों की क्या औकात जो मेरी दीदी को कुछ कहे। एक काम कीजिए, ये पैसे चुपचाप अपनी साड़ी में छुपा लीजिए और जेठ जी को बिल्कुल मत बताइएगा। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। नहीं रवीना, मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। अपने पति से चोरी छिपे पैसे लेना उनके विश्वास का कत्ल करने जैसा होगा। अगर तुम्हारे जेठ जी को पता चला कि मैंने पीठ पीछे पैसे लिए हैं तो वो अंदर से टूट जाएंगे। उनका आत्मसम्मान पल भर में बिखरा काज बन जाएगा। बहू छवि तो बाहर जाकर अनजान लोगों के घरों में काम करती है और ताने सुनती है। इससे तो 1000 गुना अच्छा है कि तू हमारे इस बंगले का काम संभाल ले। देख यहाँ कितने बाहरी नौकर लगे हैं जो हजारों रुपए तनख्वाह ले जाते हैं। तू यही अपने घर का काम संभाल। कम से कम घर की बात बाहर तो नहीं जाएगी और तेरी गरिमा भी बनी रहेगी। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे घर का काम संभाल लीजिए। हम आपको हर महीने बकायदा पूरी तनख्वाह देंगे। इससे आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा, मेहनत के बदले पैसे मिलेंगे और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। रवीना, मुझे अपने ही देवर के घर काम करके तनख्वाह लेने में थोड़ा अजीब और संकोच लग रहा है। मैं तुम लोगों से काम के पैसे कैसे ले सकती हूँ? दीदी आपका अपना परिवार है, आप अपनों के लिए काम करेंगी तो पैसे लेने में क्या हर्ज है? कम से कम किसी बाहर वाले की बात भी नहीं सुननी पड़ेगी। अपनी देवरानी और सास की बातों को सुनकर शाम को जब छवि नदी किनारे अपने कच्चे घर में लौटी तो उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पति राम खिलाड़ी को पूरी बात सच सच बता दी। छवि, अगर हम उत्तम और रवीना से बिना काम किए मुफ्त में पैसे लेते तो वो भीख या एहसान कहलाता, लेकिन अगर तुम वहां काम करोगी और अपनी मेहनत की तनख्वाह लाओगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं कल से ही रवीना के यहाँ काम पर जाया करूंगी। जिसके बाद से छवि हर रोज सुबह रवीना के बंगले का काम करती और शाम को घर लौट आती।
ऐसे ही कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन अचानक प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान में गरजते बादल के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होने लग गई। देखिए ना, ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा, वरना फोन करके एक बार रवीना को बता ही देती। अरे तुम भी ना फालतू में चिंता करती हो। बारिश की वजह से वो लोग समझ ही गए होंगे कि तुम बारिश में कैसे आओगी। ऐसे ही लगातार 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा था। वहीं तीसरे दिन बारिश इतनी विकराल हो गई कि निचले इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं और छवि काम पर देवरानी के बंगले में नहीं पहुंच सकी। पता नहीं आज दीदी क्यों नहीं आई है। बाहर बारिश बहुत तेज है, शायद रास्ते में पानी भर गया होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं आई तो कल आ जाएंगी। ऐसे ही दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी बीत जाता है, पर छवि काम पर नहीं आती। वहीं घर के सारे टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाते हैं। बहू 3 दिन बीत गए, छवि काम पर नहीं आई है, और राम खिलाड़ी का फोन भी लगातार बंद आ रहा है। मेरा दिल किसी अनहोनी की सोच से डर रहा है। कहीं जेठ जी को ये तो नहीं लग गया कि मैंने दीदी को नौकरानी बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। शायद इसीलिए उन्होंने गुस्से में दीदी को काम पर आने से रोक दिया हो। नहीं बहू, ये बात नहीं हो सकती। मेरा दिल घबरा रहा है, और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। माँ जी, आप फालतू ही परेशान हो रही है। देखिए, आज तो बाहर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। बारिश में कहीं बाहर घूमने का मजा ही अलग होता है, पर बाहर तो जा नहीं सकते। चलिए हम घर पर ही टीवी चलाकर बैठते हैं। इतना कहकर रवीना रिमोट उठाकर टीवी चालू करती है। वहीं उसने मनोरंजन के 3-4 चैनल बदले, पर उसका मन नहीं लगता। तभी अचानक जैसे ही वो एक नेशनल न्यूज चैनल लगाती है, स्क्रीन पर लाल रंग की फ्लैश लाइटें चमकने लगती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर के निचले तटीय इलाकों में नदी के पास बसे कच्चे मकानों में पानी पूरी तरह घुस चुका है और जल प्रलय जैसी भयानक स्थिति बन गई है। कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। माँ जी देखिए, टीवी पर ये सब क्या दिखा रहे हैं। हे मेरे भगवान, हमारा पुराना कच्चा घर तो नदी के बिल्कुल किनारे पर सबसे निचले हिस्से में पीछे की तरफ है। राम खिलाड़ी, छवि और मेरी मासूम बच्चियां, पता नहीं क्या होगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा कर। माँ जी, मैं भी दीदी का नंबर मिलाती हूँ। रवीना ने बार बार फोन किया, लेकिन छवि का फोन हर बार स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद वह उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजती है, लेकिन ब्लू टिक नहीं होता और ना ही फोन आता है। माँ जी, फोन बंद आ रहा है, ना कोई मैसेज डिलीवर हो रहा है और ना कॉल लग रही है। बहू, एक काम कर, तू मुझे वहां जाने दे एक बार। मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले आऊंगी। नहीं माँ जी, आपका जाना सुरक्षित नहीं है। पहले मैं पता लगवाती हूँ। ड्राइवर नेकपाल, गाड़ी निकालो और तुरंत नदी किनारे जाकर जेठ जी और पूरे परिवार की खबर लेकर आओ। जी मालकिन, अभी जाता हूँ। ड्राइवर नेकपाल तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर जाता है, पर ड्राइवर बेबस होकर खाली हाथ लौट आता है। क्या हुआ नेकपाल, कुछ पता चला क्या? मेम साहब, निचले इलाकों से 2 किलोमीटर पहले ही सड़कें 4-5 फीट गहरे पानी में बह चुकी हैं। मैंने आसपास के दुकानदारों और भागते हुए लोगों से पूछा, पर सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर के नाकाम होकर लौटते ही रवीना ने बिना एक पल गवाए अपने मोबाइल से सोशल मीडिया की हेल्प कम्युनिटी, लोकल रेस्क्यू ग्रुप्स और इमरजेंसी फोरम्स पर अपने जेठ जेठानी और दोनों बच्चियों की तस्वीरें अपलोड कर दी और लोकेशन डालकर मदद की गुहार लगाई। और उसने अपने तमाम अमीर रिश्तेदारों को भी फोन मिलाना शुरू किया। मौसी जी, क्या आपकी जेठ जी या दीदी से कोई बात हुई है? वो किस हाल में है? अरे बेटा, वहाँ तो पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हमारी तो कोई बात नहीं हो पाई, भगवान ही मालिक है। अब तो एक भी सुराग नहीं मिला। शाम ढल रही है और टीवी पर लगातार खबरें आ रही है कि सरकारी रेस्क्यू टीम हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। निचले इलाकों में पानी का स्तर 10-12 फीट तक पहुंच गया है। अगर मैंने घर बैठकर इंतजार किया तो मेरी दीदी और बच्चियों को कुछ हो ना जाए। बहू, कुछ कर, मेरी बच्चियों को बचा। जिसके बाद रवीना तुरंत अपने पति उत्तम को फोन मिलाती है, जो एक बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। उत्तम, क्या तुमने न्यूज़ देखी? नदी किनारे वाले इलाके में जल प्रलय आ गया है और दीदी का घर पानी में डूब चुका है। उनका फोन बंद आ रहा है। क्या? अरे नहीं, मैं तो इस वक्त शहर से बाहर मीटिंग में फंसा हूँ। वहां इतना सब कैसे हो गया?
उत्तम, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। फोन पर बैठकर इंतजार करना घोर बेवकूफी होगी। मैं अब एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं खुद गाड़ी लेकर उस इलाके में जाऊंगी। रवीना, तुम पागल हो गई हो क्या? वहां जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। तुम रुको, मैं अभी अपनी मीटिंग छोड़कर पहली फ्लाइट से निकलने की कोशिश करता हूँ और वहां के अधिकारियों से संपर्क साधता हूँ। रवीना फोन रखकर जाने की तैयारी करती है, तभी बहू ध्यान रखना, बाहर मौत का तांडव मच रहा है, अपना ध्यान रखना। ये ले बहू, पावर बैंक, चार्जर और टॉर्च रख ले। रास्ते में फोन की बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। मैं अपनी दीदी, जेठ जी और दोनों बच्चियों को जिंदा और सुरक्षित लेकर इस बंगले में लौटूंगी। उधर नदी किनारे राम खिलाड़ी के कच्चे घर में स्थिति नरक से भी बदतर हो चुकी थी। घर के आंगन में 4-5 फीट तक मटमैला बदबूदार पानी भर चुका था। तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश के थपेड़े पड़ रहे थे। तभी बाहर गली में लगा बिजली का जर्जर खंभा उड़कर पानी में गिर पड़ा और टूटे तार उफनती पानी में समा गए। मम्मी, बाहर देखो, बिजली के खंभे का तार पानी में गिर गया। नीली नीली चिंगारियां निकल रही है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पानी में करंट आ जाएगा, हम मर जाएंगे। राम खिलाड़ी जी, जल्दी कीजिए, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। आप बच्चियों को लकड़ी के बेड के ऊपर बिठा दीजिए। छवि, पानी घर के कमरों में तेजी से बढ़ रहा है और बिजली के तार टूटकर भी पानी में गिर गए हैं। पूरे पानी में करंट फैलने का खतरा है। हे भगवान, अंधेरा घिर रहा है, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हम कहाँ जाए? रोने से काम नहीं चलेगा छवि, हमें तुरंत राशन का सामान, पीने का जो पानी बचा है उसे लेकर छत पर जाना होगा। तुम बच्चों को संभाल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ो, मैं पानी में उतरकर सामान समेटता हूँ। राम खिलाड़ी गंदे कमर तक भरे अंधेरे पानी में तैरता हुआ रसोई का सामान समेटने लगता है। तभी पानी के नीचे छुपा हुआ लोहे का एक जंग लगा नुकीला रॉड उसके दाहिने पैर के पंजे में बहुत गहराई तक घुस जाता है और हड्डी को चीरता हुआ निकल जाता है। मेरा पैर! हे भगवान! क्या हुआ? हे भगवान, आपके पैर से तो खून बह रहा है, पूरा पानी लाल हो गया। छवि, लोहे का जंग लगा रॉड पैर के आर पार हो गया। बहुत गहरा जख्म है, सहा नहीं जा रहा। हमारे पास तो कोई पट्टी, डेटॉल या दवाई भी नहीं है। सारा घर पानी में डूब चुका है। तुम मत रो, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे पैर में कसकर बांध दो ताकि खून बहना बंद हो जाए। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बच्चों की खातिर हमें किसी भी तरह इस वक्त छत पर पहुंचना होगा। छवि ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर राम खिलाड़ी के जख्म पर कसकर बांध दिया। वहीं राम खिलाड़ी दर्द से कराहता हुआ छवि के कंधे का सहारा लेकर किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। दूसरी तरफ रवीना अपने ड्राइवर नेकपाल के साथ अपनी मर्सिडीज में नदी किनारे वाले इलाके की तरफ निकल पड़ती है, जहां सड़क पर 5 से 6 फीट गहरा पानी बह रहा होता है। वहीं इंजन में पानी घुसते ही गाड़ी झटके के साथ बंद हो जाती है। मालकिन, पानी की वजह से गाड़ी का इंजन पूरी तरह सीज हो चुका है। अब ये गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं हिल सकती। क्या इस ऐन वक्त पर मेरी गाड़ी को खराब होना था? तभी रवीना तुरंत अपने पति उत्तम को फोन मिलाती है। रवीना, क्या हुआ? कहाँ तक पहुंची तुम? उत्तम, मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है और यहाँ चारों तरफ 6 फीट गहरा पानी है। सारे रास्ते बंद है। तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना रवीना। मैं अभी फोन करके नदी किनारे के स्थानीय मछुआरों से बात करता हूँ और एक प्राइवेट बोट तुम्हारे पास भेजता हूँ। उत्तम ने बिना देर किए स्थानीय नाविकों के ठेकेदारों को ऑनलाइन भारी रकम ट्रांसफर कर एक प्राइवेट बोट तथा अनुभवी नाविक चरण सिंह को रवीना की मदद के लिए भेज दिया। रवीना, नाविक चरण सिंह एक बड़ी लकड़ी की बोट लेकर तुम्हारे पास पहुंच गया है। तुम बिना देर के उसमें बैठ जाओ। रवीना ने एक पल भी नहीं सोचा और बिना किसी झिझक के कमर तक भरे बदबूदार गंदे पानी में उतरकर नाव पर बैठ जाती है। वहीं नाव आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मेम साहब, आगे पानी का बहाव बहुत तेज है और खतरनाक है। पानी में बिजली के टूटे तार, मरे हुए जानवर और जहरीले सांप बिच्छू तैर रहे हैं। भैया, नाव को तेजी से आगे बढ़ाओ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। न जाने मेरी दीदी और मासूम बच्चे किस हालत में होंगे। वो बहुत अंदर की तरफ रहते हैं। हे ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा करना। मटमैले पानी में जहरीला सांप और बड़े बड़े कीड़े तैरते हुए नाव के पास से गुजर रहे थे। वहीं पानी के तेज छींटे से रवीना के सिल्क की कीमती साड़ी कीचड़ में सन चुकी थी। तभी जैसे ही नाव तंग गली के मोड़ पर पहुंचती है, तभी नाव एक जलमग्न लोहे के खंभे से टकराकर नीचे से चटक जाती है। उसमें तेजी से पानी भरने लगता है। मेम साहब, नाव टूट गई और आगे पानी का बहाव हमें बहा ले जाएगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए तैरकर जा रहा हूँ। आप किसी पेड़ को पकड़ लो। रुकिए, आप मुझे ऐसे बीच भंवर में छोड़कर नहीं भाग सकते। मेरी मदद कीजिए। नाविक डर के मारे पानी में कूदकर भाग जाता है।
वही नाव डूब गई। रवीना अकेले 5 फीट गहरे कीचड़ और मलबे में भरे पानी में उतर जाती है, जहाँ उसके पैर के नीचे कंकड़ और कांच चुभ रहे होते हैं। तभी रवीना तुरंत अपने कांपते हाथों से वाटरप्रूफ कवर से फोन निकालकर उत्तम को फोन मिलाती है। उत्तम, नाव का एक्सीडेंट हो गया, नाव टूट गई और नाविक मुझे छोड़कर भाग गया। मैं यहाँ गंदे बदबूदार पानी में अकेले खड़ी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चारों तरफ सांप तैर रहे हैं। रवीना, तुम जहाँ हो वहीं किसी पक्के खंबे को पकड़कर खड़ी रहो, हिलना मत। हम कोई आम लोग नहीं है, हमारी शहर में वीआईपी पहचान है। मैं अभी राज्य के गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के सबसे बड़े कमांडर को फोन मिलाता हूँ। उत्तम ने अपनी पहुंच, रसूख और वीआईपी पहचान का इस्तेमाल करते हुए एनडीआरएफ के डीआईजी से सीधे बात की और स्थिति की गंभीरता बताई। रवीना, मैंने वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत एनडीआरएफ के स्पेशल रेस्क्यू टीम को अलर्ट करवा दिया है। उस गली में तुरंत एनडीआरएफ की सबसे बड़ी आधुनिक मोटरबोट भेजी जा रही है। मात्र 10 मिनट के भीतर सायरन बजाती हुई एनडीआरएफ की एक विशाल नारंगी रंग की मोटरबोट वहां पहुंचती है। वह रेस्क्यू टीम के चीफ शिव कुमार ने रवीना को सुरक्षित पानी से खींचकर बोट में चढ़ा लिया। वहीं राम खिलाड़ी के मिट्टी के कच्चे घर की छत पर परिवार को फंसे हुए चौथा दिन बीत चुका होता है, जहां नीचे पूरा घर डूब चुका होता है। जो थोड़ा बहुत राशन का डब्बा वे छत पर लाए थे, वह भी बारिश में भीग कर सड़ चुका था और जरूरी दस्तावेज भी पानी में बह चुके थे। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, थोड़ा सा पानी दे दो ना मम्मी। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस गंदे पानी की बदबू से मेरा सिर घूम रहा है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मेरी बच्चियों में कहाँ से लाऊं खाना और पानी? भगवान ने हमें किस मोड़ पर ला खड़ा किया है? चारों तरफ सिर्फ गंदा पानी है, सारे पानी के नल डूब चुके हैं। बच्चों, अब तो लगता है कि इस जल प्रलय में हम जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें कोई बचाने नहीं आएगा। पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। मिट्टी की उस छोटी सी छत पर शौच जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी और लाचारी में दोनों मासूम बच्चियां उस गंदे जमा हुए पानी के कोने में शौच करने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं उस गंदगी के बीच बैठे रहते हैं। वहीं बच्चियां गंदे पानी और भूख के कारण तेज बुखार से तपने लगी थीं। मम्मी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत ठंड लग रही है। क्या करूं? मेरे पास तो कोई सूखा कपड़ा भी नहीं है जो अपनी बच्चियों को उड़ा सकूं। 3 दिन से बेचारी ने एक दाना नहीं खाया है। ये गंदा शौच और सीवर का पानी अपनी बच्चियों को कैसे पिला दूं? तभी अचानक बाढ़ के पानी से तैरते हुए 2 बड़े जहरीले काले सांप और कई बिच्छू उनकी मिट्टी की छत पर चढ़ जाते हैं। वहीं जख्मी राम खिलाड़ी के पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और रात भर जागकर सांपों को बच्चियों से दूर भगाता रहा। जहां पड़ोसी रेस्क्यू टीम की छोटी नाव को देखकर चिल्ला रहे थे, अरे रेस्क्यू वालों, हमें बचाओ, हमारे घर के पीछे उस कच्चे घर में 4 लोग फंसे हैं। अरे छोड़ो शर्मिला बहन, वो कच्चा घर तो अब तक बह गया होगा, वो लोग तो डूबकर मर चुके होंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है, हम पीछे की तंग गली में बोट नहीं ले जा सकते। एनडीआरएफ की उस बड़ी मोटर बोट में उत्तम ने लाउड स्पीकर, मेगाफोन, लाइफ जैकेट्स और बच्चों के लिए पैकेट वाला दूध, बिस्किट, कंबलों का बंडल और फर्स्ट एड मेडिकल किट भिजवा दिया था। नाविक बोट को पानी के बीच बेहद सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी फिर से रवीना का फोन बजता है। रवीना, क्या तुम भैया के घर के पास पहुंची? नहीं उत्तम, अभी भी चारों तरफ पानी का समंदर है, रास्ते पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, नाव की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं भी शहर से रेस्क्यू टीम के हेड के साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से निकल चुका हूँ। मैं बस पहुँचने वाला हूँ। मैंने बोट में मेगाफोन और राशन रखवा दिया है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। रवीना ने बिना एक पल गवाए बोट में रखा हुआ भारी लाउडस्पीकर उठाया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर, कमला दीदी, जेठ जी, दिया, निया, आप लोग कहाँ हैं? मैं रवीना हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, हम आ गए हैं आपको बचाने। लाउडस्पीकर की वह गूंजती आवाज राम खिलाड़ी की वहां पहुंचती है। सुनिए, ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये तो मेरी देवरानी रवीना की आवाज है, लगता है वो आ गई। मम्मी चाची आई हैं। चाची लाउड स्पीकर पर हमारा नाम लेकर पुकार रही हैं। हमारी रवीना सचमुच अपनी जान पर खेल कर आ गई हमें बचाने। एनडीआरएफ की बड़ी मोटर बोट राम खिलाड़ी के कच्चे घर के बिल्कुल करीब पहुंचती है, लेकिन पानी के भयानक थपेड़ों से घर के नीचे की मिट्टी की दीवारें ढह चुकी थीं। छत सिर्फ एक पतले सहारे पर टिकी थी और मिट्टी झड़झड़ कर पानी में गिर रही थी। मेम साहब,
इस कच्चे घर की छत किसी भी सेकंड पूरी तरह जमींदोज हो सकती है। अगर हमने इस पर सीढ़ी लगाई तो पूरी छत ढह जाएगी और सब पानी में समा जाएंगे। दीदी दीदी, आप लोग घबराइए मत, अब मैं आ गई हूँ, आप बस हिम्मत रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रवीना, हम यहाँ हैं, छत टूट रही है, जल्दी आओ वरना हम पानी में गिरकर डूब जाएंगे। तभी आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। उत्तम का चॉपर ठीक उनके घर के ऊपर आ पहुंचता है, जिसके बाद उत्तम चॉपर का दरवाजा खोलकर नीचे मेगाफोन पर बोलता है, भैया भाभी चिंता मत करो, हम ऊपर चॉपर से रस्सी की सीढ़ी नीचे गिरा रहे हैं। चॉपर से एक मजबूत रस्सी की सीढ़ी नीचे गिराई गई। एनडीआरएफ के जवान शिव कुमार रस्सी के सहारे छत पर उतरते हैं और सबसे पहले 8 साल की दिया और 5 साल की निया को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और रस्सी के सहारे नीचे मोटर बोट पर उतरते हैं। वहीं बच्चियों को सुरक्षित देखकर, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चाची, अच्छा हुआ आप हमें बचाने आ गई, वरना भूख से हम उस गंदे पानी में मर जाते। हमें बहुत डर लग रहा था। मेरी प्यारी बच्चियों, रोते नहीं, तुम्हारी चाची जब तक जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। देखो, तुम्हारे चाचा भी ऊपर सुपर हीरो की तरह आ गए हैं। वाह, चाचा तो सचमुच उड़ने वाले सुपर हीरो बन के आए हैं। जिसके बाद जवान ने छवि को सुरक्षित नीचे बोट में उतारा। अंत में पैर के भयानक जख्म से तड़प रहे राम खिलाड़ी को बहुत सावधानी से बेल्ट से बांधकर नीचे बोट में लाया गया। जेठ जी, हे भगवान, आपके पैर में तो बहुत भयानक चोट लगी है, पूरा पैर सूजकर काला पड़ गया है। रवीना ने बिना एक पल गवाए फर्स्ट एड की किट खोली। उसने अपने हाथ से एंटीसेप्टिक लिक्विड निकाला, रुई से जख्म को साफ किया और डॉक्टर के साथ मिलकर बाकायदा पट्टी बांधी और दर्द की दवा दी। वहीं दोनों मासूम बच्चियों को तुरंत सूखे गर्म कपड़े पहनाए गए, कंबलों में लपेटा गया, पीने का साफ पानी और बिस्कुट दिए गए। रवीना, मेरी बहन, हम लोगों ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हम सोच रहे थे कि आज नहीं बचेंगे, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचा लिया। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अब आप और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। आप लोग अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षा के तौर पर परिवार के हर सदस्य को लाइफ जैकेट्स पहनाई ताकि शेल्टर होम तक पहुंचने तक कोई खतरा ना रहे। चॉपर और एनडीआरएफ की मोटर बोट के साझा ऑपरेशन से पूरे परिवार को सुरक्षित शहर के सबसे बड़े बाढ़ राहत शेल्टर में पहुंचाया गया। वहां राहत कैंप में सास संध्या और ससुर सोरेन सुबह से एक एक पल गिनती कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राम खिलाड़ी, छवि और बच्चियों को रवीना और उत्तम के साथ सही सलामत देखा, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आज तो हमने तुम लोगों को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है, रवीना बहू तो साक्षात देवी बनकर मेरे पूरे परिवार को मौत के मुंह से खींच लाई है। आज मेरी समीर देवरानी ने साबित कर दिया कि दुनिया में पैसों और गाड़ियों से 1000 गुना बड़ा स्थान पवित्र रिश्तों का होता है। उत्तम, रवीना बहू, मुझे अपने बड़े भाई होने के झूठे घमंड के लिए माफ कर दो। अगर आज मेरा ये खोखला स्वाभिमान हमारे बीच ना आता तो मेरे बच्चों का यह हाल ना होता। आज मेरी झूठी जिद की वजह से मेरी मासूम बच्ची और पत्नी की जान खतरे में पड़ गई। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। भैया, ऐसा कहकर मुझे पराया मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। आपका स्वाभिमान आपकी ताकत है, लेकिन अपनों से कैसी शर्म और कैसा संकोच। हम एक ही परिवार के हैं, एक ही खून के हैं। उसी शेल्टर होम में एक कोने में वहीं पड़ोसी औरतें शर्मिला और कटीली भी फटे पुराने कपड़ों में बैठी हुई थीं, जो कभी छवि को ताने मारा करती थीं। अरे शर्मिला बहन, देख तो सही, हम तो सोच रहे थे कि राम खिलाड़ी का परिवार नदी में डूबकर मर गया होगा, पर ये क्या? अपनी आंखें खोल कर देख लो कटीली, देख कैसे बाढ़ में अपनी गरीब जेठानी को बचाने अपनी जान पर खेलकर अमीर देवरानी आई है। ऐसा त्याग और प्यार तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम तो बेकार में इन्हें ताने मारते थे, आज इस देवरानी ने हमें इंसानियत को असली पाठ पढ़ा दिया। चाची, परिवार में जब सच्चा प्यार होता है तो वहाँ अमीर गरीब और घमंड की कोई दीवार नहीं होती। मुसीबत में जो अपनों के काम ना आए वो रिश्ता किस काम का। आज मेरी देवरानी ने सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को बाढ़ से नहीं बचाया, बल्कि मुझे एक नया जीवन और एक अटूट परिवार का विश्वास दिया है। शेल्टर होम के डाइनिंग एरिया में पूरा परिवार एक साथ जमीन पर दरी बिछाकर प्यार से खाना खा रहा है। वहीं डॉक्टर साहब राम खिलाड़ी के पैर की पट्टी बदलकर मुस्कुराते हुए, बस राम खिलाड़ी जी, आपके पैर का ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। अब किसी खतरे की बात नहीं है, बस कुछ दिन आराम करना होगा। बेटा, आज मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। ऊपर वाले ने मेरी बिखरती हुई गृहस्थी को एक बार फिर जोड़ दिया है।
आज मैंने देख लिया कि रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए दिल में प्यार और फिक्र होने से चलते हैं। उत्तम, रवीना, मुझे माफ कर देना। मेरा वो खोखला स्वाभिमान और अहंकार आज सब बह गया। अगर तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर हमें उस आफत से बाहर ना निकालते तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। भैया, ऐसी बातें कहकर मुझे पराया मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज था। अब हम सब एक साथ इसी शहर में रहेंगे। और हाँ जेठ जी, बाढ़ का पानी उतरते ही मैंने और उत्तम ने शहर की उसी पॉश कॉलोनी में एक प्यारा सा पक्का घर बुक करवा दिया है और इन दोनों प्यारी बच्चियों का एडमिशन भी शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में फाइनल हो चुका है। वाह मम्मी, सचमुच नया घर और नया स्कूल। और हम सब एक ही घर में रहेंगे ना चाची, बहुत मजा आएगा। रवीना, तूने मुझे सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाया बल्कि मुझे एक ऐसा परिवार और सम्मान दिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज समझ आया कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।